नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आपने अपनी विज्ञान की पुस्तक खोल के रखी होगी। आज हम क्या नया पढ़ेंगे? आज हम विज्ञान पढ़ेंगे। और विज्ञान में हम क्या नया पढ़ेंगे? विज्ञान में हम जानेंगे बल और यंत्र के बारे में। और आज हम इसके 3 में से पहले भाग बल के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, विज्ञान की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें इतनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देता है, और इसको जानने के पहले हमें लगता ही नहीं है कि अरे इतनी महत्वपूर्ण चीज़ हमारे चारों तरफ थी और हमें पता ही नहीं चला। आज हम ऐसी ही महत्वपूर्ण चीज़ बल के बारे में जानेंगे। ये देखिए, यहाँ पे क्या है? ये मेरे पास एक तल है, यानी एक लकड़ी का टुकड़ा, और इस पे क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे सिक्के रखे हैं। अब मैंने अगर इसको थोड़ा सा उठा दिया तो ये देखिए, सारे सिक्के क्या हुए? यहाँ नीचे गिर पड़े। तो ऐसा क्यों हुआ? ये सिक्के जो रुके हुए थे ये एकदम से क्यों चलने लगे? क्योंकि इसको उठाया, इस तल को उठाया गया था। तो जब कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था से चलने लगती है या चलते चलते रुक जाती है, तो जब चल रही है तो उसमें क्या आ गई? उस वस्तु में गति आ गई। ये जैसे कि ये नीचे की ओर ये गेंद लुढ़क रही है और यहाँ पर उसकी चाल शून्य थी और धीरे धीरे चलते हुए ये नीचे की तरफ बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस वस्तु के ऊपर कोई ना कोई बल कार्य कर रहा था और उसी की वजह से ये वस्तु चलती या रुकती है। जैसे आपने देखा है क्रिकेट में क्या होता है? बॉल आती है, बल्ले पे लगती है और उसकी दिशा बदल जाती है। तो जब ये बॉल फेंकी गई बल्ले और बैट्समैन ने इसको बल्ले से इस तरह से मारा तो बॉल की क्या हो गई? दिशा परिवर्तित हो गई, यानी जो बॉल ऐसे आ रही थी बल्ले से टकरा के वो इस तरफ चली गई। तो यहाँ पर भी क्या लगा? यहाँ पर भी दिशा में परिवर्तन हुआ, गति में परिवर्तन हुआ। तो अब ये सोचने वाली बात है कि जब कोई वस्तु थी, जैसे ये सिक्के रुके हुए थे और रुके हुए से एकदम से चलने लगे या फिर चलते चलते रुक गए, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या ये जो सिक्के हैं ये अपने आप चले होंगे? नहीं, ये तो तब चले थे जब मैंने इस पटरे को थोड़ा सा उठाया था। तो इससे क्या हुआ? सिक्के अपने आप नहीं चलते, कोई भी वस्तु अपने आप नहीं रुकती या चलती, इनके ऊपर कोई ना कोई बाहर से कार्य हो रहा होता है। जैसे अगर ये सिक्के यहाँ रखे हैं और यहाँ पर ये 3-4 दिन, महीने भर, साल भर रखे रहें और कोई इन्हें छुए नहीं, तो क्या ये अपने आप से चलेंगे? नहीं चलेंगे ना। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई बाहर से कार्य नहीं हुआ, कोई क्रिया नहीं हुई। तो जब भी हम किसी वस्तु पर कुछ कार्य करते हैं, कुछ ताकत लगाते हैं, तो वस्तु की स्थिति बदल जाती है। या तो वो चलते चलते रुक जाएगी या रुकी हुई वस्तु चलने लगेगी। तो इस प्रकार से जितनी भी क्रियाएं हुई, जैसे उठाना, धक्का देना, रोकना, ये सब क्या है? ये सब हमारे प्रयास हैं। उन प्रयासों को क्या कहा जाता है? इनको हम बल कहते हैं। और ये ही वाय कारण होता है। ये बल ही वाय कारण मतलब बाहरी कारण है, वस्तु के अंदर नहीं था। अब जैसे ये गेंद ऊपर से नीचे को गिर रही है, ऐसे गिर रही है ना, तो क्या गेंद अपनी मर्जी से गिर रही है? और गिरती है, टकरा के फिर वापस ऊपर चली जाती है। ये दिख रहा है। तो क्या हुआ? जब गेंद ऊपर से नीचे गिरी, फिर पृथ्वी ने उसे रोक दिया और वो फिर से ऊपर से चली गई। तो यहाँ क्या कारण हुआ? गेंद कारण नहीं है, पृथ्वी कारण है, यानी गेंद से बाहर का कारण है। तो कोई भी वस्तु की स्थिति, दिशा, गति तब बदलती है जब उसके ऊपर कोई वाय कारण यानी बाहरी कारण लग रहा होता है। तो जब हम किसी गेंद को धक्का देते हैं या उसको रोकते हैं, तभी उसकी स्थिति बदल जाती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये गेंद है और ये छड़ से इसको धक्का दिया जा रहा है, तो ये गेंद इस दिशा की ओर चलने लगती है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि हथौड़े से इस दीवार पर मारा जा रहा है, बहुत जोर से धक्का दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो दीवार की स्थिति है वो बदल गई ना। पहले पूरी दीवार थी और धीरे धीरे इसमें छेद हो गया। तो ये क्या हुआ? ये एक बाह्य कारण हुआ जिसकी वजह से उस वस्तु में बदलाव हुए। तो इस बाह्य कारण को हम कहते हैं बल। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे हम फोर्स कहते हैं। ठीक है।
तो जब भी किसी वस्तु पे बल लग रहा हो तो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी चीज़ों भी? एक जिस पर बल लगाना है और दूसरी जिस पे हम बल लगा रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये सिक्का है, ठीक है, यहाँ पर इस सिक्के को मैंने अपनी अंगूठे उंगलियों से ऐसे मारा तो सिक्का आगे पहुँच जाता है, ठीक है। तो क्या दो चीज़ों के बीच में क्रिया हुई? इस सिक्के और मेरे हाथों के बीच में क्रिया हुई। तो बल व धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है यानी लगाती है। तो अभी की क्रिया में क्या हुआ? मेरे हाथ ने सिक्के के ऊपर बल लगाया यानी आरोपित किया। तो अब बताइए, एक छोटी सी क्रिया करते हैं, एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ धक्का दिया जा रहा था या खिंचाव, यहाँ खींचा जा रहा था। पहला, दरवाजे को खोलने या बंद करने में कौन सी क्रिया हो रही थी? हम जब दरवाजे को खोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। और जब दरवाजे को बंद कर रहे हैं तब क्या कर रहे हैं? दरवाजे को खींच रहे हैं। झंडे को फहराने में कौन सी क्रिया हो रही होगी? हम डोरी को ऐसे ऐसे क्या कर रहे होंगे? खींच रहे होंगे। और एक कुएं से पानी की बाल्टी को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? हम ऐसे रस्सी को ऐसे ऊपर ऊपर इस तरह से खींच रहे होंगे। इसी प्रकार से अगर कोई गाड़ी है जिसमें सामान लदा है, उसको क्या करना पड़ेगा? हम उसको ऐसे धकेलेंगे यानी धक्का दे रहे होंगे। ये हैंडल पकड़ के हम इसको धक्का देंगे। और अगर हमें कोई गेंद को फेंकना है तब क्या करना होगा? ऐसे पकड़ के गेंद को ऐसे यूं फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? धक्का देना हुआ। और अगर कोई गोलकीपर है, फुटबॉल खेल रहा है, उसको बॉल को रोकना है तो वो क्या करेगा? ऐसे हाथ लगा के बॉल को रोकेगा। ये देखो, यहाँ पे गोलकीपर क्या कर रहा है? बॉल को रोक रहा है। तो यहाँ पे इसने क्या किया? रोका, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी क्रियाएं जैसे उठाना, चलना, रोकना, धक्का देना, खींचना, ये सब क्या है? हमारे प्रयास हैं। और इन प्रयासों से वस्तुओं की स्थिति बदल रही है। इन प्रयासों को क्या कहा जाएगा? बल कहा जाएगा। तो बल क्या क्या कार्य करता है? बल सबसे पहले तो वस्तु की चाल को बदल देता है। जैसे कि इस उदाहरण में देखिए, ये जो साइकिल चालक है, ये रुकी हुई साइकिल को ताकत लगा के यानी बल लगा के क्या करता है? रोक देता है। ये देखो, यहाँ उसने रोक दिया और अभी ये फिर से ताकत लगा के इसको चलाता है। तो जब उसे रोकना होता है तो वो क्या करेगा? ऐसे ब्रेक पकड़ कस के करेगा और साइकिल रुक जाएगी। और फिर अगर उसको साइकिल चलानी है तो क्या? पैरों से इस तरह से पैडल मारेगा और साइकिल चलने लगेगी। तो साइकिल की चाल क्या हुई? पहले तो रुकी हुई थी यानी कोई चाल नहीं थी उसकी, और फिर जब उस पर ताकत लगी तो वो क्या हुई? चलने लगी। जैसे यहाँ पे ये रुकी हुई है, यहाँ इसकी कोई चाल नहीं है, लेकिन अभी इसने ताकत लगाई और साइकिल की स्थिति को बदल दिया, वहाँ से यहाँ ले आया और फिर ये फिर से चलने लगा। तो क्या हुआ? यहाँ पे इसने अपनी ताकत यानी बल लगा के इस वस्तु की चाल को बदल दिया। तो बल लगा के किसी भी वस्तु को रोका जा सकता है या बल लगा के उस वस्तु की रुकी हुई वस्तु को चलाया जा सकता है। अब जैसे यहाँ क्या हो रहा है? ये साइकिल सवार है, ये क्या कर रहा है? इसको धीरे चलाना है तो ये धीरे धीरे ताकत लगा रहा है, और जब इसको तेजी से चलाना होता है तो ये खड़े होकर तेजी से पैडल मारने लगता है। यानी अगर हम ज़्यादा बल आरोपित करते हैं, ज़्यादा बल लगाते हैं तो वस्तु की चाल में परिवर्तन हो जाता है, और अगर हम कम बल लगाएंगे तो भी वस्तु की चाल में परिवर्तन यानी वस्तु की चाल कम हो जाएगी, जैसा कि हमें यहाँ पे साइकिल सवार में दिख रहा है। ये देखिए, बल क्या करता है? दिशा में भी परिवर्तन कर देता है। जैसे कि ये गेंद आ रही थी और ये इस दीवार से टकरा जाती है, टकरा के इसकी दिशा बदल गई ना। ऐसे हमने कहाँ देखा था? अभी हमने क्रिकेट में देखा था कि बैट्समैन क्या करता है? जो बॉल आ रही होती है उसको ऐसे मारता है तो बॉल की दिशा इस तरफ से इस तरफ बदल जाती है। ऐसा गोलकीपर ने में भी देखा था कि जब वो फुटबॉल को खेल रहा था और उसका काम क्या था? फुटबॉल को नेट में जाने से रोकना, तो उसने ऐसे हाथ करके फुटबॉल को रोक दिया था। और बल से क्या होता है? बल से आकृति परिवर्तित हो जाती है। ये देखिए, ये क्या है? ये मेरे हाथ में एक बलून है, इसको मैंने क्या किया? ऐसे फुलाया तो ये देखिए ऊपर की इस तरफ इसकी आकृति बदल जाती है, ठीक है।
तो जहां मैं ताकत लगा रही हूं, जिस जगह पे भी ताकत लगाती हूं, इसकी आकृति बदल जाती है। ये देखिए, ये क्या है? ये है रबर बैंड। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं खींचती हूँ तो ये इसकी आकृति अभी छोटी सी दिख रही है ना, इसको मैंने यूँ खींचा, ये देखिए बड़ी हो गई। ठीक है, और अब ये देखिए, ये क्या है? ये एक पन्ना है। अब मैंने ताकत लगा के क्या किया? ये कैसा है? चौकोर है, और मैंने इसको ताकत लगा के इसको फाड़ दिया, तो ये अब चौकोर रह गया क्या? ये चौकोर नहीं रह गया। तो बल लगा के क्या किया गया? बल लगा के इसकी आकृति को बदल दिया गया। तो हमने क्या देखा कि बल से गति बदलती है, आकृति बदलती है और दिशा बदलती है। जैसे यहाँ पर क्या है? ये कांच की प्लेट है, इसको बल लगा के तोड़ दिया गया और ये छोटे छोटे इसके टुकड़े हो गए। पहले क्या थी? ये लगभग चौकोर थी, अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो इसकी आकृति बदल गई ना, ये पहले जैसी नहीं रही। इसी तरह से हमने ये भी देखा, ये फोम का टुकड़ा होता है ना, इसको हम पानी डाल के रखते हैं, उसको दबाते हैं तो वो ऐसे एकदम चिपक सा जाता है, और फिर छोड़ देते हैं तो फिर से फूल जाता है। तो यहाँ पे भी क्या किया गया? उसकी आकृति को बदल दिया गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि बल ने क्या क्या काम किए। बल ने मुख्यतः किसी वस्तु को चलाया, रुकी हुई वस्तु को चला दिया या फिर उसको रोक दिया और उसकी दिशा बदल दी। एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर अपने बल की वजह से पहुंच जाती है और उसकी आकृति में बदलाव आ जाता है। इन सब कारणों से हमें ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु अपने आप ना उसकी दिशा बदल सकती है, ना उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है और ना ही उसकी गति में परिवर्तन हो सकता है। यानी कोई भी वस्तु अपने आप कोई काम नहीं करेगी, ना उसको चलाया जा सकता है अपने आप, ना ही उसको अपने आप रोका जा सकता है, ना ही उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, और ना ही वो जिस दिशा में जा रही थी उस दिशा में जाने से उसे रोका जा सकता है। तो बल कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः बल 2 प्रकार के होते हैं। एक बल का नाम है संपर्क बल और दूसरे प्रकार का नाम है असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है? यह बल तब काम करता है जब 2 चीज़ों के बीच में आपस में कनेक्शन हो, आपस में संपर्क हो। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास क्या है? टूथपेस्ट, और ये क्या है? ब्रश। ये देखिए, मैंने यहाँ मेरे अंगूठे और टूथपेस्ट में बल लगा रही हूँ, तो ये पेस्ट बाहर निकला और इसको मैंने टूथब्रश में यूँ ले लिया। तो यहाँ पर संपर्क कहाँ हुआ? इस पेस्ट और मेरे अंगूठे के बीच में। जब मैं इसको यूँ दबाती हूँ तो ये पेस्ट बाहर निकल जाता है। तो ये कैसा बल हुआ? ये है संपर्क बल, और इसमें 2 चीज़ों का आपस में जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। दूसरा बल है असंपर्क बल। इसमें 2 चीज़ों के बीच में बल तो लगता है, लेकिन उनका आपस में जुड़े रहना जरूरी नहीं है। कैसे? ये देखो, यहाँ पर मेरे पास ये छोटी सी कार है, ये आपको दिखी? ये देखिए, अब मैं इसको इस धागे से खींचती हूँ। ठीक है, तो ये धागा और कार आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा, ये किसकी वजह से खींच रही है ये कार? ये संपर्क बल की वजह से खींच रही है। अब देखिए, ये है रिमोट। अब मैं इस रिमोट से इस कार को चलाती हूँ, ये चली ना कार। अब इस रिमोट और इस कार के बीच में संपर्क है? नहीं। तो जब मैंने इस कार को इस धागे से खींचा आगे की तरफ, तब इस कार पे कौन सा बल कार्य कर रहा था? तब इस कार पे संपर्क बल कार्य कर रहा था। और जब मैंने इस रिमोट से इस कार को चलाया, तब इस कार पे कौन सा बल कार्य कर रहा है? तब इस कार पे असंपर्क बल कार्य कर रहा है। यहाँ देखिए, ये चुंबक कैसे सिक्कों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ कौन सा बल कार्य कर रहा होगा? असंपर्क बल। क्या चुंबक और सिक्कों के बीच में पहले से धागे बंधे हैं? क्या धागे से चुंबक अपनी तरफ इन सिक्कों को खींच रहा है? नहीं, ये अपने आप इस चुंबक की ओर खींचे चले आ रहे हैं। तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? ऐसे बल को हम असंपर्क बल कहते हैं। जब दोनों वस्तुओं के बीच में कोई सीधा संपर्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये आगे की तरफ चुंबक के पास खींचे चले आ रहे हैं। तो ऐसा बल क्या हुआ? असंपर्क बल। ठीक है,
तो पहले हम संपर्क बल के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। संपर्क बल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक है पेशीय बल और एक घर्षण बल। पेशीय बल क्या होता है? हमारा जो शरीर है ये पेशियों से मिलके बना है और हम इससे कोई भी काम कर पाते हैं। जैसे ये उठा पाए, इसको उठा पाए, तो क्या हुआ, हमारी पेशियों ने काम किया। पेशियाँ क्या होती हैं? ये पतले पतले धागे होते हैं। ये मेरा हाथ है ना, तो इसमें क्या है, ये पतले पतले धागे हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर हाथ रखा और मुझे ये हाथ को नीचे लाना है, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे खींच के इसको ऐसे ला। आप भी करके देखिएगा, अपने हाथ यहाँ रखिएगा, अंगूठा आगे रखिएगा और इस पॉइंट को नीचे खींचना, ऐसे नीचे की तरफ तेजी से। देखिएगा आपका हाथ अपने आप नीचे खींचता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पतले पतले धागे हैं और वो धागे ये पॉइंट पे मिल रहे हैं और जब हम उनको ऐसे खींचते हैं तो वो सारे धागे एक साथ खिंच जाते हैं। तो हमें जब कोई काम करना है, जैसे मान लीजिए हमें उंगलियां मोड़नी है, तो यहाँ के धागे क्या करेंगे, खींचेंगे। या ये कलाई मोड़नी है तो यहाँ के धागे आगे की तरफ खींचेंगे, या पीछे ले जानी है तो पीछे की तरफ खींचेंगे। तो इस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारी पेशियां हैं, यानी पतले पतले धागे हैं और उन पेशियों की वजह से हम कोई भी काम कर पाते हैं। जैसे हाथों से हम कितने सारे काम करते हैं, जैसे मुझे ये इसको उठाना है या इसे उठाना है या ऊपर तक ले जाना है। ये सब किसकी वजह से हो पाता है? पेशियों की वजह से। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से दिखाया गया है, ये हाथ है और ये मेरे हाथ की पेशी है, ठीक है, और ये पेशियों को बड़ा कर दिया गया है। और ये देखिए पेशी कैसे ऐसे 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 खिंच रही है। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये अभी खिंचेगी। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे इस तरह से खिंचती है। तो ये जो बल है इन्हीं पेशियों से आता है। जब ये पेशियां इस तरह से काम करती हैं, उंगलियों की पेशियां ऐसे काम करती हैं और हम उस चीज़ को पकड़ पाते हैं, धक्का लगा पाते हैं, खींच पाते हैं, रोक पाते हैं, तो ये सब ताकत कहाँ से आ रही है? ये हमारे अंदर से आ रही है। और ये काम कौन कर पा रहा है? हमारी पेशियां। तो इस तरह का कोई भी काम जो हम अपने द्वारा करते हैं उस बल को कहा जाता है पेशीय बल। क्या कहते हैं? पेशीय बल। तो ये बल संपर्क बल हुआ या असंपर्क बल हुआ, क्योंकि हमें इसमें वस्तु को पकड़ना, खींचना, रोकने की आवश्यकता है, वस्तु को छूने की आवश्यकता है। तो ये कैसा बल हुआ? संपर्क, यानी जुड़ाव, कनेक्शन का बल हुआ। जैसे कि बैल क्या करते हैं? गाड़ी खींचते हैं, तो बैल क्या कर रहे हैं? गाड़ी के ऊपर अपना बल लगा रहे हैं। तो बैल क्या हुआ? बैल और गाड़ी के बीच में कौन सा बल हुआ? संपर्क बल। और बैलों ने क्या किया? अपने पेशीय बल से उस गाड़ी को खींचा। इसी तरह से जब हम पानी की बाल्टी उठाते हैं तब क्या करते हैं? तभी भी हम अपने पेशीय बल की वजह से उस बाल्टी को उठा पाते हैं। और अगर हमें हथौड़े से कुछ मारना है ऐसे, तो हमने क्या किया? ये हथौड़ा पकड़ा और यूं मारा, तो हमारी ताकत इस हथौड़े से उस जगह पहुंच जाती है। तो किसी भी वस्तु को हथौड़े से पीटना, ये क्या होता है? ये भी पेशीय बल है। तो मानव या जानवर कोई भी काम अपनी ताकत से करते हैं तो कौन सा बल लगता है? पेशीय बल। दूसरा जो संपर्क बल का उदाहरण है वो है घर्षण बल। घर्षण क्या होता है? जैसे आपने महसूस किया होगा, जब आप कोई दरवाज़ा बंद करते हैं ना, उसका बेलन बहुत टाइट होता है तो बंद नहीं होता। तो मम्मी क्या कहती है कि इसमें ना थोड़ा सा तेल डाल दो। तो तेल डालते वो क्या होता है? दरवाजे का बेलन एकदम आसानी से बंद हो गया। तो वहाँ हमने क्या बढ़ा दी? चिकनाहट। तो घर्षण बल को क्या कह सकते हैं? इसका उल्टा, चिकने का उल्टा। घर्षण बल खुरदरेपन को कहते हैं। जैसे हमने इस यहाँ पर देखा था ना, यहाँ पर इस प्लैंक में, इस तल में जब सिक्के थे हमारे और ये सिक्के नीचे आ रहे थे, ये देखिए, तो थोड़ी देर बाद ये देखिए यहाँ रुक गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा तल है यह हल्का सा खुरदरा है। तो जो खुरदरापन है, इस खुरदरेपन को कहा जाता है घर्षण बल। ये दो सतहों के बीच में लगता है, दो सरफेस के बीच में लगता है। ये देखिए हमारा हाथ है, इन दोनों को हम जब ऐसे ऐसे खूब तेजी से करते हैं तो क्या होता है? हाथ गर्म हो जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये सतह और ये सतह के बीच में रगड़ हो रही है, थोड़ी खुरदरापन है। जब यूं यूं रगड़ेंगे तो इसमें क्या है? घर्षण बल की वजह से गर्मी उत्पन्न होती है। और अगर हम यहीं तेल लगा लें और फिर करें तो क्या इतने खुरदरेपन से ये हाथ रगड़ेंगे ना, तब क्या आ जाएगी? चिकनाहट। तो घर्षण बल को अगर हमें कम करना है तो क्या चाहिए? चिकनापन चाहिए। और घर्षण बल को बढ़ाना है तो क्या चाहिए? खुरदरापन चाहिए। जैसे कि ये क्या है? माचिस। माचिस में आपने इधर की तरफ देखा होगा, ऐसे खुरदरापन होता है। अगर हम माचिस जलाएं ऐसे,
तो ये खुरदरेपन की वजह से जल जाती है। और अभी अगर हम इस माचिस में, ये तेल है, अगर मैं इसमें तेल डाल दूँ ये माचिस में और अब मैं इसमें से माचिस जलाऊं तो क्या ये जलेगी? चलिए देखते हैं। ये देखिए, अभी इसमें माचिस जली थी और अभी थोड़ी मुश्किल से जल रही है। एक बार और ट्राई करते हैं। ये देखिए, अब उतनी भी मुश्किल, अब तो ये बिल्कुल भी नहीं जल रही। क्यों? क्योंकि ये जो इसका खुरदरापन था ये तेल की वजह से ख़त्म हो गया। तो पहली चीज़ हमें क्या पता चली कि घर्षण की बल की वजह से ही माचिस कार्य करती है। घर्षण बल ना हो तो माचिस नहीं जल पाएगी। और दूसरा क्या पता चला कि अगर माचिस के सतहों के बीच में तेल या घी लग जाए, जैसे कि कभी कभी पूजा की जो माचिस होती है उसमें लग जाता है, दिया जलाते हैं और घी हमारी माचिस में लग जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारी माचिस जलना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कम हो जाता है। तो इस प्रकार से घर्षण बल के बहुत सारे उपयोग भी हैं और बहुत सारी हानियाँ। जैसे कि जब देखिए हमारे पैर के नीचे केले के छिलका आ जाता है तो क्या होता है, ज़मीन और पैर के बीच में हमारा चिकनाहट बढ़ जाती है और तो हम फिसल के धड़ाम से गिर जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम कैरम खेलना होता है तो हम क्या डालते हैं? पाउडर। क्यों? क्योंकि कैरम और गुट्टी के बीच में क्या होगा, चिकनाहट बढ़ जाएगी और गुट्टी फट से गोल में चली जाएगी। तो यहाँ क्या हमने किया, पाउडर डाल के घर्षण बल को कम किया और चिकनाहट को बढ़ा दिया। इसी प्रकार से जब आटे की चक्की होती है वहाँ क्या चाहिए, वहाँ घर्षण बल ज़्यादा चाहिए क्योंकि उस चक्की को पीसना है गेहूं को। तो वहाँ पर क्या लगाया जाता, वहाँ रेजिन नाम का एक पदार्थ लगाया जाता पट्टों में, जिससे वो उसका घर्षण बल बढ़ा देता है और जो गेहूं है वो चक्की में आसानी से पिस जाता है। और घर्षण बल से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये कंचे हैं ना, ये चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाके ये कंचे रुक जाते हैं। अभी हमने अपने तल में देखा था ना, सिक्के थोड़ी दूर जाके रुक जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जो धरती है और जो कंचे हैं इनके बीच में भी घर्षण बल लग रहा है। जब हम बॉल को ऐसे फेंकते हैं ज़मीन में, बॉल थोड़ी दूर तक जाती है, फिर क्या है, थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, वो चलती ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि धरती और बॉल के बीच में क्या है, घर्षण बल है। वो बॉल को गति को रोकता है, यानी बॉल की गति को के सापेक्ष के विरुद्ध कार्य करता है, उनके बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, तो घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच में होता है। घर्षण बल के उपयोग क्या है? घर्षण बल, चिकनी फर्श पे अगर पानी है और हम अपनी चप्पल से चल रहे हैं, हमारी चप्पल चिकनी है तो हम गिर पड़ेंगे। तो इसलिए चप्पल को हमेशा हमें नई चप्पल लेनी पड़ती, घिसी हुई चप्पल को हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए। बर्फ़ भी बहुत चिकनी होती है तो उसमें एक बहुत अच्छा गेम खेला जाता है, बहुत अच्छा स्पोर्ट खेला जाता है जिसको हम कहते हैं स्कीइंग। ये जो आप देख रहे हैं ये स्कीइंग है। यहाँ पर जो पैड होते हैं, स्कीइंग पैडल होते हैं, वो बर्फ में फिसलते रहते हैं। तो लोग बड़े ही आराम से इस गेम का मज़ा लेते हैं और घर्षण बल की वजह से ही हम चल पाते हैं। अगर आप सोचिए इतना चिकना कमरा हो कि हम चल ही ना पाए तो हम बार बार धड़ाम धड़ाम गिरते नहीं रहेंगे, तो हर जगह चिकनाहट अच्छी भी नहीं होती है। तो घर्षण बल की वजह से हम चल पाते हैं, उठ पाते हैं, दौड़ पाते हैं। अगर बहुत सारा चिकनाहट हो या घर्षण बल ना हो तो हम तो इसमें से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारा पैर है यहाँ पर ये जमीन के ऊपर घर्षण बल डालता है और इस वजह से व्यक्ति चल पा रहा है। और घर्षण बल की वजह से ही हम किसी कागज पर लिख पाते हैं। जैसे कि पेंसिल और कागज में क्या होता है, पेंसिल जब रगड़ती है तब हम कागज पर लिख पाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास एक पेपर है, इसमें यहाँ पर क्या है, तेल लगा है। तो यहाँ पर मैं अगर कुछ लिखती हूँ यानी रगड़ बनती है पेन की, तो यहाँ पर लिखावट होती है। क्या यहाँ पे हो पाएगी? ये देखिए तेल ने क्या किया, इस कागज को चिकना कर दिया और यहाँ लिखावट बहुत ही मुश्किल से हो पा रही है। तो तेल क्या करता है, चिकनाहट को बढ़ा देगा, घर्षण बल को कम कर देगा और इस वजह से हम लिख नहीं पाएंगे। तो घर्षण बल का उपयोग कहाँ हुआ? लिखने में। माचिस और तीली के बीच में हमने देखा, माचिस जल गई थी और जब उसमें तेल डाला गया यानी घर्षण को खत्म कर दिया गया तो वो जलना बंद हो गया। इसी प्रकार से जो टायर होते हैं उनमें ये छोटे छोटे खांचे क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये घर्षण बल को बढ़ा देते हैं, तो गाड़ी फिसलती नहीं है, गाड़ी चलती रहती सड़क में
और इसी तरह से हमारी जो आरी होती है दांतेदार होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा दांतदार आरी होगी उतनी आसानी से लकड़ी कट जाएगी। घर्षण बल की कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे कि ये टायर है, रगड़ता रहता है उससे रोड पे, तो क्या होता है वो घिस जाता है इस प्रकार से, तो बार बार टायर को बदलना पड़ता है। और यही चीज़ चप्पल में भी होती है, चप्पल जूतों में हमारे चप्पल चलते चलते घिस जाते हैं, जिसकी वजह से वो चिकने हो जाते हैं। और फिर हम अगर ऐसे चप्पल पहनते हैं और पानी वाली फर्श पे चलते हैं या चिकनी फर्श पे चलते हैं तो हम गिरने लगते हैं। तो घर्षण बल की ये हानियाँ भी हैं। घर्षण बल की वजह से ये जो जैसे मशीन होती है उसके पुर्जे घिस जाते हैं, तो मशीन काम करना बंद कर देती है, या मशीन में हमें बार बार ऑयलिंग करनी पड़ती है, मशीन के पुर्जों को ही बदलना पड़ता है। घर्षण बल की वजह से ही जो हमारा जंगल होता है उसके पत्ते जो सूख जाते हैं उनके बीच में रगड़ उत्पन्न होती है, और उस रगड़ से चिंगारी आ जाती है और वो उस पूरे पेड़ को फिर पूरे जंगल को जला सकती है। तो ये घर्षण बल के बहुत सारी हानियाँ हैं। और इसको अधिक करने के लिए क्या करते हैं, घर्षण बल को अधिक करने के लिए हम खुरदरापन को बढ़ा देते हैं। जैसे टायर को हम उसके बीच में ये खांचे बना देंगे, जिससे टायर की जो उम्र है वो बढ़ जाएगी, हमारा गाड़ी का खर्चा कम आएगा। और सिलबट्टे में करते हैं हम ऐसा, या चक्की आटे की चक्की में करते हैं, उसमें छेद छोटे छोटे उभार कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा आटा अच्छे से पिस जाता है, मसाला अच्छे से पिस जाता है सिलबट्टे में। और जैसे ये हमारी कैंची है, कैंची की धार हम क्या करते हैं, कैंची की धार को हम बढ़ा देते हैं, तो यानी दोनों जो सिरे हैं कैंची के इनके बीच में घर्षण को बढ़ा दिया जाता है। सीढ़ी में यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको रोका गया है। अगर ये घर्षण बल ना हो या फिर यहाँ एक बहुत ही चिकनी फर्श हो तो क्या ये सीढ़ी यहाँ पे रुक पाएगी, वो फट करके गिरती रहेगी। तो यहाँ पे भी जब हम खुरदरापन बढ़ाते हैं तो ही हम सीढ़ी को दीवार से लगा सकते हैं, नहीं तो सीढ़ी हमारी कभी भी दीवार से लग नहीं पाएगी। घर्षण बल को कम करने के बहुत सारे उपाय हैं। जैसे अगर हमें मशीन में घर्षण बल को कम करना है तो उनको ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते रहना चाहिए। और आपने ये भी देखा होगा जब आप अपना हाथ पानी के टब में डालते हैं और हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं तो हाथ हवा की बजाय पानी में ज़्यादा मुश्किल से ऐसे आप कर पा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी और हवा में भी घर्षण बल होता है। इसी कारण से जो पानी के जीव हैं वो ऐसे नुकीले आकार के होते हैं। ऐसे नुकीला आकार की वजह से वो आसानी से पानी को चीर सकते हैं। चिड़ियों की चोंच भी नुकीली होती है। क्यों? क्योंकि इस नुकीले आकार से वो आसानी से हवा को चीर सकते हैं। इस वजह से उनके शरीर के ऊपर घर्षण बल कम पड़ता है। और यही जब हम तैराक होते हैं तो भी हम इस तरह से पानी में जंप करते हैं, क्योंकि इससे भी घर्षण बल कम हो जाता है। और इसी कारण से हवाई जहाज और पानी के जहाज़ों में भी ऐसा नुकीला बनाया जाता है ताकि वो हवा और पानी को आसानी से चीर सके। प्यारे बच्चों, अब हमारा यहाँ पाठ समाप्त होता है। अब हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। आपके लिए गृह कार्य है, आप अपने आसपास निरीक्षण करें और ये देखें कि आपके आसपास कौन सी चीज़ें गति कर रही हैं और वो गति करते हुए रुक जाती हैं क्या। अगर वो रुक जा रही हैं तो वहाँ पे कौन सा बल कार्य कर रहा है। दूसरा, आप ऐसे 10 कामों की सूची बनाइए जिसमें पेशीय बल का उपयोग होता हो, और आप ऐसे 5 चीज़ों की सूची बनाइए जहाँ पर घर्षण बल से हानि हो रही होती है, और ऐसे आप 5 चीज़ों की सूची लिखिए जहाँ पर घर्षण बल के लाभ हो रहे होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का पाठ समझ में आया होगा और आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। प्यारे बच्चों, अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए खाइए, खेलिए, खूब पढ़िए और मज़े से रहिए। धन्यवाद।